हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास प्लस टू में सेकंड चैप्टर का बी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर के बी पार्ट में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था दैट वाज किरचॉफ्स लॉ। हमने किरचॉफ्स लॉ को डिस्कस किया था। पहली बात ये कि हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कब करते हैं, जब ओम्स लॉ प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं होता, जब सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसे केस में हम लोगों को किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि जब ओम्स लॉ बहुत ज्यादा एप्लीकेबिलिटी नहीं रखता, यानी कि ओम्स लॉ की मदद से रिजल्ट निकालना इम्पॉसिबल होता है, उस केस में हम लोग किरचॉफ्स लॉ को यूज करते हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ पढ़ा। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में ये कहा था कि किसी भी जंक्शन में टोटल सम ऑफ करंट यानी कि टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। किसी भी जंक्शन में किसी भी पॉइंट पे जो टोटल सम ऑफ करंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर किसी पॉइंट से करंट बाहर निकलता है दैट विल बी टेकन नेगेटिव, और करंट अगर उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करता है दैट विल बी टेकन पॉजिटिव। तो टोटल सम ऑफ करंट हमेशा जीरो आएगा। और हम ये भी कह सकते हैं उस पॉइंट पे जितना करंट बाहर निकलता है उतना ही करंट उस पॉइंट में अंदर एंट्री भी करता है। ये हम लोगों ने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में पढ़ा था। किरचॉफ्स सेकंड लॉ में हमने पढ़ा कि टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। यानी कि किसी भी लूप में, यानी कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में जो टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ EMF होता है, that total algebraic sum of EMF is equal to the algebraic sum of the product of current and resistance। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट, दूसरा लॉ हमारा आ जाता है। इसमें मैंने आपको सिखाया था कि कब हमें EMF पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर हमारा सेल दे रखा है, मान लीजिए ये रहा सेल, ये सेल का पॉजिटिव है, ये सेल का नेगेटिव है। अगर यहां से इस तरह से इधर करंट बाहर निकलेगा, ये लीजिए ये करंट बाहर निकला है, और आपको किसी लूप में जाना है, आपको A से B जाना है, यानी कि आपको ऐसे जाना है। इस केस में तो हमेशा EMF को आप हमेशा नेगेटिव लेंगे, ये याद रखिए। और अगर आपको इस तरीके से यहां पर सेल दे रखा है, ये लीजिए ये A है, ये B है, अब आपको यहां ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अब आपको फिर A से B जाना है, ये लीजिए। इन दैट केस आपको ऐसे जाना है। इन दैट केस आप EMF को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। आपने फिर ये भी सीखा था कि अगर यहां पे इस डायरेक्शन में आपने देखा यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पे करंट है, आपने देखा आपको इस डायरेक्शन में जाना है, करंट और जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना है वो दोनों सेम है। इन दैट केस आप IR का प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी टेकन पॉजिटिव। दूसरी बात, अगर आप यहां से इस केस में थोड़ा सा और देखें, अब करंट आपका यहां पर है, ये रहा, रेजिस्टेंस ये रहा, बट आपको जाना है वो इस डायरेक्शन में जाना है। तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको मूव करना है। इन दैट केस द प्रोडक्ट ऑफ IR शुड बी टेकन नेगेटिव। ये लीजिए, ये आपके पास यहां पर आ जाता है। ये आपका किरचॉफ्स सेकंड लॉ है। अब हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आई होप आप इन न्यूमेरिकल्स को ध्यान से समझेंगे। इनमें से एनुअल एग्जाम में आपको 100% एक न्यूमेरिकल मिलेगा। तो आप समझिए, आपको यहां पर न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट दे रखा है, और इस न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं, आपको इसको प्रॉपर्ली समझना है। इसने कहा दिस नेटवर्क PQRS, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है।
इसने कहा नेटवर्क PQRS is made as under PQ have a battery of 4 volt and negligible resistance with positive terminal connected to P. QR has a resistance of 60 ohm, ये रहा. PS has a battery of 5 volt. This is PX. This has a battery of 5 volt and negligible resistance with a positive terminal connected to P. आगे चलिए, ये रहा आपके पास R और ये रहा S. It says RS has a resistance of 200 ohm. आगे चलिए, फिर कहता है if a milliammeter of 20 ohm resistance, ये रहा, आपने एक रेसिस्टेंस, आपने एक मिलीएमीटर लिया जिस मिलीएमीटर का रेसिस्टेंस 20 ओम है, is connected between P and R. Calculate the reading of the milliammeter. आपको यहां जो मिलीएमीटर आपने लगाया, आपको उसकी रीडिंग चाहिए. अब आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए. मैं क्वेश्चन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूं. आपको कहा गया कि सबसे पहले ये PQRS आपको एक सिस्टम दे रखा है. इस PQRS सिस्टम में यहां पर PQ आपके पास एक आर्म है और यहां पर आपने एक सेल लगाया. सेल का पॉजिटिव P के साथ है. सेल का जो वोल्टेज है यानी कि EMF है, दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट. QR में आपने रेसिस्टेंस लिया 60 ओम का. RS में आपने फिर रेसिस्टेंस लिया 200 ओम का. PS में आपने 5 वोल्ट का बैटरी अटैच की है. उस बैटरी का पॉजिटिव P के साथ अटैच है. P और R के बीच में आपने यहां पर एक मिलीएमीटर लगा दिया. जो मिलीएमीटर आपको यहां पे करंट देगा, उस मिलीएमीटर का रेसिस्टेंस 20 ओम है. आपको पता लगाना है ये मिलीएमीटर हमें क्या रीडिंग देगा. सबसे पहली बात आप जान लीजिए, जो मिलीएमीटर होता है उसको हम यूज करते हैं करंट को कैलकुलेट करने के लिए. मिलीएमीटर है, इसका मतलब बहुत कम करंट वो कैलकुलेट करेगा. दूसरी बात, इसका मतलब आपको यहां पर फ्लो करने वाला करंट पता लगाना है. इसके लिए हम क्या करें, हम इसके लिए एक काम करते हैं, उसको ध्यान से सुनिए. यहां पर ये 4 वोल्ट की बैटरी है, यहां पर ये 5 वोल्ट की बैटरी है. बिल्कुल ठीक है. करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, तो यहां से करंट निकला. ये वाला करंट हमने मान लिया दैट इज इक्वल टू I. ये करंट हमारा I है. आगे चलिए नेक्स्ट. अब हम यहां पर आ जाते हैं. यहां पर ये हमारा 5 वोल्ट का पोटेंशियल है. जो 5 वोल्ट का पोटेंशियल यहां पर कनेक्टेड है. आगे चलिए. अब इस I जो करंट है, यहां पर ये I करंट आपने इधर लिया. I करंट आपने यहां पर पहुंचाया P पॉइंट पर. इस I करंट का एक पार्ट I1 इधर चला गया, दूसरा पार्ट यहां पर आ जाता है. अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अगर हम प्रॉपर्ली इस डायग्राम को देखेंगे तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल आपके पास यहां पर भी आ गया है. अब आप कहोगे कि सर यहां से भी तो करंट आएगा. हां बच्चों, यहां से भी करंट आएगा, लेकिन जब हम ऐसे टॉपिक करते हैं तो उनमें सिर्फ हम एक सेल के करंट से ही काम चला लेते हैं. आप देख लीजिए, हमने यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं कराया है, ना यहां पर कोई करंट दिखाया है. इसलिए आप अगर इसका करंट लोगे तो आपको इधर से करंट लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आप इसका करंट ले रहे हो तो आपको ये वाला करंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए अब क्या होगा उसको समझ लीजिए. आपने यहां पर I करंट लिया. I करंट का एक पार्ट इधर चला गया, तो कितना चला गया, दिस इज I1. अगर I करंट का एक पार्ट इधर चला गया I1, तो अब आपके पास इधर कितना बचा, ये I था, इसमें से I1 चला गया, तो बचा कितना, I माइनस I1. तो I माइनस I1 अब इधर चला जाएगा. अब वो एक अलग बात है कि यहां से भी करंट आएगा, मिल करके वो करंट कहीं जाएगा, वो एक अलग पैटर्न है, वो एक अलग प्रोसेस है, आपको उसमें नहीं आना. चलिए आगे चलते हैं.
अब हम यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है, हमें यहां से I1 करंट कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए I1 करंट आप यहां से कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम इस क्वेश्चन को किरचॉफ्स सेकंड लॉ की मदद से करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात, आप यहां पर अगर किरचॉफ्स सेकंड लॉ यूज करेंगे, क्वेश्चन का फर्स्ट लॉ यूज करें, आंसर फर्स्ट लॉ से नहीं निकलेगा, तो सेकंड लॉ यूज करेंगे। सेकंड लॉ को हम हमेशा लूप में लगाते हैं, यानी कि हम हमेशा एक क्लोज्ड पाथ वहां पर लेते हैं। तो आपकी मर्जी है, यहां पर जो भी क्लोज्ड पाथ आप लेना चाहें वो क्लोज्ड पाथ आप ले सकते हैं, विदाउट एनी डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको इसमें बहुत सारे पैटर्न है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, मैं आपको एक सिंपल पैटर्न यहां पर बताना चाहता हूं, आप उस पैटर्न पे समझिए। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस है, अलग अलग तरीके से इस लॉ को इंप्लीमेंट कर रखा है। आप प्लीज सिर्फ वो मेथड फॉलो कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको इसी मेथड से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका इस मेथड से निकल जाएगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड है, आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सिंपल मेथड हम लोगों ने बना रखा है, आप इस पर आ जाएंगे। देखिए क्या है उसको समझिए। आप यहां पर अगर देखें, आपको किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है। किरचॉफ सेकंड लॉ हमेशा किसी लूप पे लगता है, तो आप यहां पर एक काम कर लीजिए, आप यहां पर एक लूप ले लीजिए। आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर दो लूप बन सकते हैं। एक लूप ये रहा, यानी कि यहां से ऐसे इधर हो गया, ये एक लूप आ गया। दूसरा लूप ये रहा, यहां से इधर एक लूप ऐसे भी बन सकता है, यानी कि एक लूप तो ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया। तो चलिए, और इन लूप्स में एक खास बात है, वो क्या है, वो ये है कि ये जो लाइन है, ये जो PR है, ये दोनों में कॉमन है। वो इस लूप में भी है और वो इस लूप में भी है। तो चलिए अब हम यहां पर इस लूप को और इस लूप को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं इन लूप कौन सा ले भाई, सबसे पहले आपकी मर्जी, जो आप लेना चाहें वो ले लें। दिस इज इन लूप PRQP, ये लूप आप ले लें। इसको ऐसे दिखा दें, ये लीजिए, आपने ऐसे घुमाया है ना, यहां से इधर, यहां से इधर और यहां से इधर, ऐसे। दैट्स व्हाई हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। ठीक, आई रिपीट, यहां से P, ये रहा आपका R, ये रहा Q और ये रहा P। इसको मैं थोड़ा अलग पेन से बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग इसको प्रॉपर्ली समझ सकें। ये लीजिए, यहां से ये आपने इस तरीके से दिखा दिया। तो चलिए इस लूप को बोलते हैं, दिस इज PRQP, ये रहा इन लूप PRQP। देखिए इसमें कैसे करेंगे, कंडीशन लगा दीजिए किरचॉफ सेकंड लॉ की। समझिए, पहले आप P से लेकर R तक जाएंगे। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, जो ये करंट है ये भी उसी डायरेक्शन में है। और आपको रूल पता है, जिस डायरेक्शन में आप हैं, अगर करंट भी उसी डायरेक्शन में है तो I और R का प्रोडक्ट दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो यहां पर आओ, दिस इज I, दिस इज R, I और R का प्रोडक्ट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो क्या बनेगा, दिस इज I एंड R, यानी कि ये हो गया 20I1। आगे चलो, अब हम यहां से यहां 20I1 हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम R से लेके Q पर आते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां I करंट है, 60 ओम का रेसिस्टेंस है, I भी इस तरफ आ रहा है, हमें भी इसी तरफ आना है, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। दिस इज 60I। आगे चलिए, अब हम Q से लेकर P तक आएंगे। जब हम Q से लेकर P तक आएंगे तो हमारी डायरेक्शन ये रही, दिस इज फ्रॉम Q टू P। जो हमारी बैटरी, यानी कह लीजिए जो हमारा सेल लगा है, वो सेल यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। तो यहां पर नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है। याद कीजिए आपको इस रास्ते से आना है और यहां पर सेल का नेगेटिव से पॉजिटिव है।
आ जाओ इधर, आपको इस रास्ते से जाना है, ये रहा, तो यहां पर सेल का पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। दूसरा केस ये रहा, आपको इस रास्ते से जाना है, बिल्कुल सेम कंडीशन, आपको इस रास्ते से जाना है, यहां पर भी इस रास्ते से जाना है। ऐसे केस में हमने ईएमएफ को पॉजिटिव लिया है, तो यहां पर ये ईएमएफ कितना है 4, देन इट शुड बी आल्सो टेकन इक्वल टू 4, बट पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने पॉजिटिव लिया, देन इट इज आल्सो टेकन एज पॉजिटिव। तो आई आर का प्रोडक्ट हमने एक तरफ रखा यहां पर, और ई जो है दैट इज अलोंग अदर साइड, ये हमने 4 यहां पर लिखा है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे चलिए, अब हम दूसरा लूप ले लेते हैं, इन लूप। अब आपकी नॉलेज के लिए आपको एक बात और बता दूं, कौन सा लूप लेना है, कौन सी साइड लेनी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहो तो लूप आपने पी आर क्यू पी लिया है, आप चाहो तो पी क्यू आर पी ले लो, दैट्स इट। आप चाहो तो ऐसे ले लो। जब आप किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करोगे तो रिजल्ट सेम आएगा, बस आपका लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, आपको उसे तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए अब हम यहां पर आते हैं, इस केस में आते हैं। देखिए हम कैसे ले, मान लीजिए मैं यहां पर लूप ले रहा हूं, कौन सा, मैंने ले लिया लूप पी एस आर पी। कौन सा है, पी एस आर पी। तो ये वाला लूप आपने यहां पर ले लिया। अगर आप इस लूप को लेते हो तो मैं डायरेक्शन दिखा देता हूं, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, दिस विल बी अलोंग दिस साइड। तो चलिए ठीक है, आपने एक लूप और ले लिया, मैं यहां पर लिख रहा हूं, दिस इज इन लूप पी एस आर पी। चलिए आगे, ये लीजिए, कैसे लेंगे ध्यान से सुनिए। यहां पर क्या है, दिस इज I माइनस I1, आगे गया, यहां पर बैटरी का या सेल का पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है। आप इधर जाओगे तो आपको पता है आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, दैट्स व्हाई इट शुड बी टेकन एज नेगेटिव। तो यहां पर इक्वल टू का साइन लगाया, इट इज टेकन एज -5। ये रहा आपका रूल, क्योंकि आप यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो उस केस में ईएमएफ शुड बी टेकन नेगेटिव। यहां पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो ईएमएफ शुड बी टेकन नेगेटिव। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे करंट कौन सा है, I माइनस I1, वही करंट यहां पर होगा, दिस इज I माइनस I1। चले आगे। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जब यहां पर आपको P से लेकर S तक आप आए, अब आप S से लेकर R तक जाओगे। जब आप S से लेकर R तक जाओगे तो आपकी डायरेक्शन ये रही, करंट की डायरेक्शन भी यही है। इन दैट केस आप क्या करेंगे, जब आपकी डायरेक्शन के अलोंग करंट की डायरेक्शन हो तो I और R को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो क्या लोगे, दिस इज I माइनस I1 और 200 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 200 इंटू I माइनस I1। आगे चलो, यहां से अब इधर आ जाओ, here is, ये क्या है, दिस इज 20 ओम, और ये क्या है I1। आपको इस डायरेक्शन में आना है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ऐसे केस में आप जानते हो, जब आप जिस डायरेक्शन में जाओगे करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो उस केस में कंडीशन ये बन जाएगी, करंट ऐसे जा रहा है, आपको अपोजिट डायरेक्शन में आना है, तो I R का प्रोडक्ट शुड बी टेकन नेगेटिव। तो चलिए ठीक है, करंट कितना है I1, रेसिस्टेंस कितना है 20, तो क्या बन गया, दिस इज माइनस 20 I1 इज इक्वल टू, दिस इज -5। चलिए आगे, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहां से I1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके लिए आप तरीका समझिए क्या है। सबसे पहली बात, अगर आप यहां पर इस इक्वेशन को सोल्व करें तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ही सोल्व करेंगे। दिस इज 200I माइनस 200I1 माइनस 20I1 इज इक्वल टू -5।
आगे चलिए, यहां से दिस इज 200i1, दिस इज -20i1, तो ये बन गया दिस इज 200। पहले आप इधर देखें i1 है तो आप यहां पर भी लिख लें दिस इज 220i1। आगे चलिए, नेक्स्ट इज ये माइनस में है, आगे चलिए, दिस इज प्लस 200i इज इक्वल टू -5। ये वाला माइनस, यहां से भी आप माइनस कॉमन निकाल लें तो माइनस कॉमन निकालते ये क्या बन गया प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस बना, ये माइनस बना, यानी कि मैं निकाल के दिखा रहा हूं माइनस कॉमन। आपने यहां से माइनस कॉमन लिया, ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, इन दिस वे इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहां पर जो रिजल्ट आया है दिस इज 220i1 -200i इज इक्वल टू 5। ये आपके पास यहां पर एक वैल्यू आ जाती है। अब हम इससे और भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर समझिए, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 आपने लिखी। अब सुनिए, यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली इक्वेशन 1 है, ये वाली इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, वो क्या है, आप उस चीज को ध्यान से सुनिए जो आपको यहां पर इंप्लीमेंट करना है। आप उस पॉइंट को अब एक प्रॉपर पॉइंट समझ के आप उसको ध्यान से सुन सकते हैं। वो पॉइंट क्या है आप उसको देखिए, समझिए। अगर आप यहां की बात करें तो इस केस में ये और ये तीनों के तीनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो आपके पास यहां पर बचेगा दिस इज 44i1 -40i is equal to 1. This is now इक्वेशन नंबर 4। चलिए आगे, अब यहां पर ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये रही, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है, ये वाली। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप समझिए आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। आप रिजल्ट को देखिए, इट शुड बी, मैं यहां से ये फॉर्मूलाज रफ कर देता हूं और अब आपको इस क्वेश्चन को समझना है। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल यहां पर ये बोल दूं क्या है, दैट इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इक्वेशन फोर्थ मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप कीजिए जरा, इसको सोल्व करते हैं। कैसे होगा, इक्वेशन फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इट शुड बी 40i1 प्लस 120i इज इक्वल टू 8। ये रहा, इधर आ जाओ। आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए आपके पास क्या होगा, दिस इज 3 into 44, इट शुड बी इक्वल टू 132। तो चलिए यहां पर दिस इज 132i1, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई, 120i यहां पर फिर 3 से मल्टीप्लाई, ये हुआ। आगे चलिए, अब आप एक काम कीजिए, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए। यानी कि इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। तो चलिए इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें ज्यादा बेटर रहेगा, प्रॉपर रिजल्ट आएगा अगर आप इनको ऐड कर दे तो चलिए हम इनको ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें तो प्रॉपर रिजल्ट चाहिए। हम इनको यहां पर ऐड करें, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है उस पर आ जाइए। देखिएगा जरा, आप 120i -120i ये दोनों
यहां पर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, दिस इज 172i1 इज इक्वल टू 11। ये आपके पास यहां से आपके पास एक रिजल्ट आया है। यहां से देखिए आपके पास i1 की वैल्यू आ गई, दिस इज 11 अपॉन 172 एम्पियर। तो ठीक है, आपके पास यहां से i1 की वैल्यू आ गई है। अगर आप इस i1 को और आगे करें तो i1 इज इक्वल टू 0.064 एम्पियर। यानी कि जो मिली एमीटर होगा, वो जो 20 ओम जिसका रेसिस्टेंस है, उस मिली एमीटर ने जो रीडिंग देनी है वो ये वाली रीडिंग देगा। तो हम कह सकते हैं मिली एमीटर विल गिव्स द रीडिंग इक्वल टू दिस। ये प्रॉपर रिजल्ट हमारे पास आ जाता है विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स सेकंड लॉ। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा उसके बारे में हम यहां पर अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए कैसे होगा उसको समझिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 says that using Kirchhoff's law in the electrical network shown in the figure, calculate the value of I1। ये आपको पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे 11 है, दिस इज नॉट 11, दिस इज I1, I2 एंड I3। आपको 3 करंट दे रखे हैं, आपको तीनों करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, समझिए। सबसे पहली बात, आपके पास यहां पर क्वेश्चंस दे रखे हैं और डायग्राम आपके पास ये रहा। आप सुनिए, यहां पर हमारे पास अगर इस AF आर्म को देखें, यानी कि AF साइड को देखें, तो यहां पर हमारे पास 12 वोल्ट का ये बैटरी लगा रखी है, ये कह लीजिए 12 वोल्ट का एक सेल लगा रखा है। आगे चले, यहां से करंट इधर, दिस इज I1, यहां से करंट इधर, दिस इज I2। जो ये I1 करंट है ये इधर आगे चलेगा, ये I1 है, ये I2 यहां से आगे चलेगा, दिस इज I2, और यहां पर जो आया है दिस इज I3। तो एक बात तो तय है, जो I1 आया वो ये रहा, जो I2 आया वो ये रहा, और जो I3 आया वो ये रहा। अब आप सोच के बताइए, करंट I1 ये रहा, करंट I2 ये रहा, और करंट I3 ये रहा। तो सोचिए करंट I3 कितना है। ये आपको पता चलेगा अगर आप किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो। वो कैसे? आपको ये बता दिया था कि किसी भी जंक्शन में जितना करंट एंट्री करता है उतना ही करंट बाहर निकल जाता है। यानी कि जो I3 है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ I1 एंड I2। डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं। तो आप कहोगे सॉल्यूशन में, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, यू विल से दैट एट जंक्शन, अगर आप जंक्शन की बात करोगे तो जंक्शन के केस में I3 is equal to I1 plus I2. This is what? This is our equation number 1. I repeat, this is I1 ये रहा, this is I2 ये रहा, इन दोनों का algebraic sum that will be equal to I3। तो अब हम आगे चलें। इस केस में वहां से अगर हम इस पॉइंट पर आते हैं तो उस पॉइंट पर हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो वाली वैल्यू हमारे पास जो है उस पॉइंट को हम यहां पर समझते हैं। देखिए इसके लिए हम लोगों को लूप बनाने होंगे, और अगर आप लूप देखें, बिकॉज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का जो रूल था वो यहीं पर एप्लीकेबल था, इससे आगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ भी चलेगा। तो चलिए हम इसके अंदर अब रूल बनाते हैं, हम इसके अंदर लूप लेते हैं। देखिए क्या है, इसको हमने कहा दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं कैसे बनेगी। आपके पास फिर यहां पर 2 क्लोज लूप हैं। वो कैसे? एक क्लोज लूप ये रहा,
दिस इज A B E F A, ये ऐसे है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्लोज लूप ये रहा, आप चाहे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही ले सकते हैं, लेकिन यहां पे डेफिनेटली देयर आर टू लूप्स। चलिए हम यहां पर लूप बनाते हैं, तो हम देखते हैं दिस इज इन लूप, कौन सा पहला लूप हम ले रहे हैं। दिस इज A B E F A, पहला लूप A B E F A, इस तरह से ये रहा। तो क्या कहोगे, इन लूप A B E F A, ये रहा फर्स्ट लूप। बताइए फर्स्ट लूप में कैसे करेंगे, चलिए अप्लाई करते हैं। यहां से ए बी करंट है, ए बी आपके पास आर्म दे रखी है, इसमें I1 करंट है, ठीक है, फ्लो करेगा। अब आप बी से लेकर ई पर आ जाओ, ध्यान से सुनो। जब आप बी से लेकर ई पर आओगे तो यहां पर I3 करंट है और 2 ओम का रेसिस्टेंस है, तो आप यहां पर लिखोगे दिस इज 2 into I3। आगे चलिए, आई रिपीट, दिस इज 2 into I3, ये रहा। आगे चलिए, यहां से अब जब आप E से लेकर F तक आओगे तो उस केस में जब आप E से लेकर F तक आओगे तो यहां पर कुछ करने के लिए नहीं है। आगे चलिए, अब आप F से लेकर A पर जाओगे तो आप देखिए, आप जब यहां F से A इधर जाओगे उस केस में आप इसको देखिए, आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो ईएमएफ को हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो क्या लोगे, यहां पर मैं इक्वल टू लगा के देयर विल बी 12, ये रहा, पॉजिटिव ही लेना होगा। आगे चलिए, अब आप इधर जाओगे, करंट I1 है, 5 ओम का रेसिस्टेंस है, इधर करंट है, इधर ही आप मूव करोगे तो दैट विल बी टेकन पॉजिटिव। तो I का और R का प्रोडक्ट आप पॉजिटिव लोगे, दैट विल बी दिस इज 5 I1 is equal to 12, this is इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे चलिए, अब हम इस लूप को लेते हैं, ये वाला लूप। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, आप देख लीजिएगा, यहीं से आप बिल्कुल सेम ऐसा ही ये वाला लूप और बना लीजिए, ये रहा। वो कैसे, आप यहां से इधर और ऐसे आ जाइए। तो आप क्या कहोगे, दिस इज इन लूप, कौन सा है, B C D E और फिर B, ये लूप आपके पास है, ये रहा। इस लूप में सबसे पहले आप B से लेके C पर जाओगे, तो उसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि ना वहां पे रेसिस्टेंस है और ना यहां पर ईएमएफ है, तो जाने दो। B से लेके C तक जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ इधर, जब आप C से लेके D पे जाओगे तो करंट जो है वो आपके डायरेक्शन के अपोजिट है। आप ऐसे आओगे, करंट ऐसे है, इन दैट केस आप कहोगे दिस इज -3I2, ये आपके पास आ गया है। फिर आप और नीचे जाइए, आप यहां पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे, दैट मीन आप जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो उस केस में हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, दैट इज इक्वल टू -6, ये आपने लिया। आगे चलिए, अब आप यहां से इधर आओगे और अब आप ऊपर जाओगे। जब आप ऊपर जाओगे तो आप देखो डायरेक्शन ये रही, करंट ये रहा, तो I और R का प्रोडक्ट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो कितना बना, दिस इज -2I3, ये आपके पास आ गया। अब आप इसमें से तीनों में से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, नेगेटिव कट जाएगा, तो चलो ठीक है, कट गया। क्या बन गया, दिस इज 3I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 6। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपके पास यहां पर एक वैल्यू और आ जाती है। अब आप
एक काम कर लीजिए, जो आपको यहां पर करना है, आपको यहां से I की, I1 की, I2 की और I3 की, यानी कि I1, I2, I3 तीनों की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे आप। सबसे पहला काम जो आपको करना है, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 है, ये आप जानते हैं। ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में भी और इक्वेशन थर्ड में भी पुट कर दीजिए। कैसे बनेगा देखिए, दिस इज इन इक्वेशन थर्ड, क्या बना, 2 इंटू I3 की जगह I1 प्लस में I2 है, दिस इज I1 प्लस में I2 प्लस 5I1 इज इक्वल टू 12। चलिए, दिस इज 2I1 प्लस 2I2 प्लस 5I1 इक्वल टू 12। 2I1 प्लस 5I1 is equal to 7I1. This is 7I1 plus 2I2 is equal to 12. This is equation number 4. आगे चलिए, अब आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए इन इक्वेशन 4, सॉरी इन इक्वेशन 3, क्या बनेगा वो देखिए, दिस इज 3I2 प्लस 2 इंटू I1 प्लस में I2 इज इक्वल टू 6। आगे चलिए सॉल्व कीजिए, दिस इज यहां से 3I2 ये रहा और 2 इंटू I2 ये रहा, इट विल बी 2I1 एक बना है प्लस 5I2 ये रहा इज इक्वल टू 6। आगे चलिए, नेक्स्ट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। अगर अब हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व कर दें तो हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ जाएंगी। चलिए वो भी कर लेते हैं, कैसा होगा देखिए, दिस इज इक्वेशन, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। इक्वेशन नंबर 4 को आप यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि यहां पर 10 बन जाएगा, यहां पर भी 10 बन जाएगा। आप अब उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन आपको यहां से जो I2 है वो एलिमिनेट होगा और आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे वो देखिए, आप यहां पर लिखें, दिस इज इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या बना देखिए, इसको आप यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज 35I1 प्लस 10I2 is equal to, this is 12 into 5, it should be 60। आगे चलिए, नेक्स्ट इज इक्वेशन नंबर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज 4I1 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज 10I2 is equal to 6 into 2 12, ये रहा। हमें इसको यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी कभी सब्ट्रैक्शन होगा तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, इट विल बिकम नेगेटिव, इट आल्सो बिकम नेगेटिव, इट आल्सो बिकम नेगेटिव। चलिए अब हम यहां पर इसको सोल्व करें, प्लस 10I2 माइनस 10I2 कैंसिल हुआ, यहां से देखिए दिस इज 31I1 इज इक्वल टू, इट इज 48, ये आपके पास यहां पर आया है। देन फ्रॉम इट I1 इज इक्वल टू 48 अपॉन 31 एम्पियर, ये आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है। दूसरी बात, अगर हम अब यहां पर I2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप चाहे तो इक्वेशन 4 में
चाहे तो इक्वेशन फिफ्थ में आप I1 की वैल्यू को पुट कर दें, I1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी। जो I2 की वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी हियर इट इज 18/31 एंपियर। ये आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी। और सुनिए, I1 और I2 की वैल्यू जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I3। तो आपको यहां पर प्रॉपरली I3 की वैल्यू मिल जाएगी। दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस में I2 को ऐड करके आएगा, उसकी वैल्यू आपके पास आती है दिस इज 66/31 एंपियर। ये आपके पास यहां पर सेकंड क्वेश्चन इसका कंप्लीट होता है। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए आप स्टेटमेंट को पढ़िए।